हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु के बारे में बातचीत करेंगे। विशेषकर आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम अरस्तु की क्रांति के बारे में बातचीत करेंगे कि अरस्तु ने राज्य में क्रांति के बारे में किस प्रकार से कहा था और क्रांति कितने प्रकार की होती है, क्रांतियों के प्रमुख क्या कारण हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। ये अरस्तु के क्रांति से संबंधित जो टॉपिक है इसके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। क्रांति के बारे में हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो क्रांति के बारे में कहा कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है किसी विशेष समय में युद्ध या युग से नहीं, जैसा कि फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति है, जनता द्वारा शस्त्र विद्रोह को क्रांति नहीं माना है। यानी कि जो क्रांति शब्द है, हम क्रांति को अक्सर क्या है कि बहुत बड़ा युद्ध से लेते हैं। क्रांति को जैसे आपने युद्ध के बारे में कह दिया है कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो यहाँ पर ये अरस्तु समझाने का प्रयास करते हैं कि क्रांति एक विशेष परिस्थितियां है, उसमें आप लोग ये नहीं कहोगे कि क्रांति के माध्यम से बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। जैसे कोई फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, या भारत का एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में होने वाला परिवर्तन, चाहे छोटा हो चाहे परिवर्तन। क्रांति को अरस्तु कहता है संविधान में होने वाला परिवर्तन। संविधान में होने वाला परिवर्तन। जब किसी देश के संविधान में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन का जो आकार है तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि राज्य में जो संविधान, राज्य का जो संविधान है और उस संविधान में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन एक क्रांति ही है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि संविधान में परिवर्तन पूर्णतः हो या आंशिक हो या शस्त्र या किसी घटना विशेष से हो। संविधान में पूर्ण परिवर्तन से राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो स्वरूप है उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो सकता है तथा ये जो संपूर्ण परिवर्तन है, ये परिवर्तन एक संपूर्ण क्रांति का कारण बनता है। अगर क्रांति के फलस्वरूप राज्य में किसी एक भाग या कुछ भाग में परिवर्तन हो सकता है तो उस प्रकार के जो परिवर्तन को एक आंशिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। संविधान में परिवर्तन निर्वासन के द्वारा हो सकता है, धोखाधड़ी से हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा हो सकता है या रक्तहीन उपायों द्वारा भी हो सकता है। कि इस प्रकार से अरस्तु समझाने का प्रयास करता है कि क्रांति अगर संपूर्ण राज्य में क्रांति हो जाती है या क्रांति कुछ भाग में हो जाती है, तो अगर पूरे देश में क्रांति हो गई है और पूरे देश की क्रांति के स्वरूप देश का जो प्रशासनिक ढांचा है, देश का जो सामाजिक ढांचा है, देश का जो ये राजनीतिक रूप से जो ढांचा है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार की जो क्रांति है उस क्रांति को संपूर्ण क्रांति कहते हैं। और संपूर्ण क्रांति के बाद में जो देश की वापस जो नए सिरे से जो प्रशासन प्रारंभ किया जा सकता है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन संविधान में परिवर्तन या कुछ एक निश्चित जगह पे हुआ गया हो या आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से हुआ हो, तो इस प्रकार की जो क्रांति होते हैं उसको अरस्तु ने कहा कि एक छोटा या आंशिक क्रांति के नाम से जाना जा सकता है। अब संविधान में जो परिवर्तन है ये परिवर्तन निर्वासन के द्वारा भी हो सकता है। चुनाव हो गया, चुनाव के दौरान सरकारें बदल गई तो इस प्रकार से परिवर्तन हो गया। उसके बाद में कई बार धोखाधड़ी से भी क्रांति हो जाती है, कई बार सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु कहता है। अब हम बात करेंगे जो अरस्तु महोदय ने जो क्रांति बताई है, तो अरस्तु ने क्रांति के कौन कौन से कारणों के बारे में बताया कि कौन कौन से जो क्रांति, वो क्रांति के प्रकार क्या है, कौन कौन से जो प्रकार से क्रांति है, इसके प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहली जो क्रांति है उसको अरस्तु ने कहा कि आंशिक या पूर्ण क्रांति। आंशिक या पूर्ण क्रांति। नाम से मालूम है आंशिक यानी कुछ और जो पूर्ण है यानी कि पूरे संविधान में। तो इसमें अरस्तु कहता है कि अगर किसी राज्य के एक छोटे से भूभाग में कोई परिवर्तन हुआ है तो उस प्रकार की जो क्रांति होगी वो केवल एक आंशिक क्रांति होगी। अगर संपूर्ण राज्य में, अगर जो राज्य जो बड़ा हुआ है, संपूर्ण राज्य में जो क्रांति होगी, इसमें जो पूर्ण परिवर्तन हो गया तो ये पूरी क्रांति होगी। और अगर राज्य के किसी एक भाग में
अगर x भाग में क्रांति हुई तो केवल ये x भाग की क्रांति यानी कि आंशिक क्रांति मान जाएगी, और संपूर्ण राज्य में होगी इसको हम पूर्ण क्रांति का दर्जा दे सकते हैं। इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति के जो ये पहला जो प्रकार है, पूरे संविधान में परिवर्तन पूर्ण क्रांति है और संविधान के कुछ भाग में जो परिवर्तन है वो इसको उन्होंने कहा कि ये आंशिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात वो कहता है कि रक्त पूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति, रक्त पूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति, ये ऐसी क्रांतियां जहां पर खून की नदियां बहाई जाए, सशस्त्र विद्रोह किया जाए, तो इस प्रकार की जो क्रांति होगी इसको सशस्त्र विद्रोह या रक्तपाल की क्रांति के नाम से जाना जा सकता है। और इसके फलस्वरूप जो संविधान में परिवर्तन होता है उस प्रकार की क्रांति को हम रक्त क्रांति के नाम से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार की क्रांति के कई उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे। जैसे आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में सुना होगा, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, या रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है, या भारत का जो 1957 का जो क्रांति थी, ये क्रांति थी। ये संपूर्ण प्रकार की जो क्रांतियां हैं ये क्रांतियां रक्तपूर्ण क्रांतियां के नाम से जानी जाती हैं। जिस क्रांतियां में खून खराबा होता है, जिसमें युद्ध होता है, कई सैनिकों की प्राणों की आहुति दी जाती है और फलस्वरूप राज्य के संविधान में जो परिवर्तन होता है, उस प्रकार की जो क्रांति होती है उसे हम लोग इतिहास में जो अरस्तु ने इसको रक्तपूर्ण क्रांति का नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो क्रांति होती है, जिस क्रांति में बिना किसी प्रकार के खून खराबे हुए, बिना किसी प्रकार का युद्ध किए गए, इस प्रकार की अगर राज्य में कोई क्रांति होती है तो उस क्रांति को कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। जैसे हम इंग्लैंड ब्रिटेन की जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति थी, इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रकार आता है उसे हम कहते हैं कि व्यक्तिगत क्रांति या व्यक्तिगत क्रांति। तो इस प्रकार की जो क्रांति होती है उसको हम व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हराकर संविधान में परिवर्तन किया गया हो तो इस प्रकार की जो क्रांति है ये व्यक्तिगत क्रांति के नाम से जानी जाती हैं। तथा अगर शासक के बिना बदले संविधान में परिवर्तन हो जाता है, अगर शासक नहीं बदला जाता है और संविधान में जो परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार की जो क्रांति होगी ये क्रांति एक गैर व्यक्तिगत क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगली जो क्रांति का जो प्रकार आ रहा है उसमें आता है वर्ग विशेष के विद्रोह की क्रांति। यानी कि राज्य में जो क्रांति होती है उस क्रांति के फलस्वरूप किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति की जाती है तो इस प्रकार को इसके नाम से जाना जाता है। जैसे धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति को इस श्रेणी में आती है। उसके बाद में अगला प्रश्न अगला जो आता है वैचारिक क्रांति। जब किसी नेता के भाषण या शब्द जाल के द्वारा राज्य में जो क्रांति होते हैं उसको वैचारिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि राज्य में किसी व्यक्ति के विशेष जो विचार होते हैं और उन विचारों के आधार पर राज्य में जो क्रांति आती है, राज्य के बहुत से लोग होते हैं उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं और उसके फॉलोअर्स के आधार पर उसमें जो राज्य में जो क्रांति होती है, जैसे आपने जो फांसीवादी ये जो हिटलर है, मुसोलिनी, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका जो करिश्मा एक नेतृत्व था तो ये अलग प्रकार की जो नेतृत्व था, तो इन्होंने इस प्रकार जो क्रांतियां हैं वो इस प्रकार की जो श्रेणी में इस क्रांतियों के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे कि क्रांति क्या है। यानी कि क्रांति को अरस्तु ने कहा कि कोई किसी प्रकार की जो क्रांति है, जैसे आप लोग फ्रांस की राज्य क्रांति है, रूस की राज्य क्रांति है, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है, या किसी युद्ध का नाम उन्होंने क्रांति से नहीं लिया है। वो क्रांति कहता है कि राज्य में जो संविधान है, संविधान में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्रांति का रूप है। अब वो परिवर्तन संविधान में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पूर्ण संविधान में परिवर्तन हो सकता है। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको उन्होंने क्रांति के नाम से जाना है। फिर उन्होंने कहा जो क्रांति की जो प्रकार है, क्रांति के जो विभिन्न प्रकार है, इन प्रकारों के बारे में इन्होंने जो प्रकार बताए इसका मैं एक बार आपको रिपीटेशन कर देता हूं कि क्रांति का जो पहला प्रकार है वो आंशिक एवं पूर्ण क्रांति, आंशिक एवं पूर्ण क्रांति। दूसरा है रक्तपूर्ण एवं रक्तहीन क्रांति। अगला है व्यक्तिगत एवं गैर व्यक्तिगत क्रांति। फिर है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति और वैचारिक क्रांति। इस प्रकार के आज के YouTube वीडियो में हमने क्रांति का अर्थ क्या है और क्रांति के प्रमुख कारण क्या है इसके बारे में बात किए। कल आगे के हम YouTube वीडियो में बात करेंगे क्रांति के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं। धन्यवाद।